नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय प्रताप। आप हैं मेरे साथ में पृथ्वी की रोटेशन यानी कि घूर्णन तथा परिक्रमण गति पर चर्चा के लिए। इस चर्चा के साथ साथ हम बहुत सारी चीजों पर फोकस करेंगे, जैसे कि पृथ्वी का अक्ष क्या है, पृथ्वी की कक्षा किसे कहते हैं, तथा पृथ्वी की इन गतियों से होने वाले क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे दिन और रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, तथा उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर कैसे होता है और क्यों होता है, पृथ्वी का सूर्य के प्रति चक्कर लगाना किस दिशा से किस दिशा की तरफ होता है। फिलहाल पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी कि पृथ्वी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब ये जो घूर्णन होता है इसके प्रति अक्ष किसे कहते हैं, अक्ष और तल किसे कहते हैं। अक्ष, इसके अक्ष के प्रति बारे में जानकारी के लिए पृथ्वी को तो बता दिया गया कि पृथ्वी गोला है, गोला नहीं बल्कि जियोइड है। जियोइड की स्थिति में ऊपर और नीचे की स्थिति से चपटा है। अगर चपटा है तो ये पता कैसे चलता है किस स्थान पर चपटी है पृथ्वी। जब वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ पृथ्वी में निकल तथा आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं, इस निकल तथा इसके केंद्र में निकल तथा आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। निकल तथा आयरन ये दो तत्व जो होते हैं ये अपने आप में चुंबकत्व का रखते हैं, चुंबकत्व का गुण रखते हैं। अगर ये चुंबकत्व का गुण रखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पोल पाया जाता है। जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये निकल तथा आयरन इस पृथ्वी के केंद्र में पाए जाते हैं तो इसके दो पोल होने चाहिए। जैसे कोई भी चुंबक हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी साइज का चुंबक हो, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। बीच से आप तोड़ देंगे, कहीं से भी तोड़ देंगे, फिर भी उसमें दो पोल मिलेंगे आपको। चुंबक चुंबक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों में नॉर्थ साउथ पाए जाते हैं। अब इस स्थिति में जब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इसमें निकल तथा आयरन प्राप्त होते हैं, तो उनको यह जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि निकल तथा आयरन चुंबकत्व का गुण रखते हैं। अगर चुंबकत्व का गुण होता है इसमें तो दो पोल होने आवश्यक है पृथ्वी में। और इसी दो पोल को ढूंढने के चक्कर में वैज्ञानिकों को मिला कि अपने अक्ष से यहां से पृथ्वी 23.5 अंश, यहां से 23.5 अंश 23.5 इतना झुका हुआ है इस दायरे में। लगभग यहां इसका पोल, इसका अक्ष वहां पर पहुंचता है। ये दोनों तरफ की स्थिति है 23.5 अंश के झुकाव पर। अब अगर ये प्रश्न बनता है कि अक्ष से पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है, तथा तल से, ये जो तल है इसे तल बोलते हैं, ये तल है, तल से ये 23.5 हो गया, 23.5 अंश, और ये बचा हुआ 66.5 अंश होता है। 90 से 23.5 घटाएंगे तो 66.5 बचेगा। अपने तल से 66.5 झुकाव पे तथा अक्ष से 23.5 अंश के झुकाव पर पृथ्वी का पोल प्राप्त होता है। और पृथ्वी को जो चपटा बताया जाता है, इस स्थिति में चपटा है इस एक्सिस के अराउंड, इसके अराउंड पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगातार घूमती रहती है, जिससे हमें यह पता चला कि पृथ्वी का यह अक्ष उत्तरीय ध्रुव है नॉर्थ, और ये साउथ उत्तर और दक्षिण का ये पता चलता है, जिससे हमें अब इसी के माध्यम से, इन्हीं तत्वों के माध्यम से हमारे जो कंपास बनाए जाते हैं, दिशा सूचक यंत्र बनाए जाते हैं जिसको कंपास बोलते हैं, इसी से बनाया जाता है। और जो जिसमें भी दो पोल बताता है वो नॉर्थ की दिशा कंटिन्यू बताता रहता है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आप सबको बताया था, हाँ एक कमेंट आया था पिछली वीडियो पर, शायद मैं याद कर पा रहा हूं तो वो नाम था शुभमिन गिल।
उन्होंने बताया कि सर जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है, ये दोनों का व्यास हमने बताया था 12,714 किलोमीटर तथा 12,756 किलोमीटर। ये था 12,714 किलोमीटर, ये था 12,756 किलोमीटर। उन्होंने बताया कि सर ये एमपी पीसीएस में यानी कि मध्य प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। दोनों के बीच का अंतर लगभग 42 किलोमीटर का आता है, ये बताया गया। ये जानकर हमें भी खुशी हो रही है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहां से किस तरह से प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। अब आप अक्ष के बारे में जान चुके हैं। अगली बात आती है तो पृथ्वी की कक्षा किसे कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा जानने के लिए अगर आप परमाणु की संरचना जान पाते हो, परमाणु की संरचना अगर आप जानते हो तो उसमें पता होगा कि उसके केंद्र में नाभिक, नाभिक के चारों तरफ परमाणु की जो संरचना होती है, परमाणु के बीच में नाभिक प्राप्त होता है। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के पाथ को यानी कि पथ को, मार्ग को कक्षा कहते हैं। और जिस तरह से ये परमाणु में नाभिक के तरफ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के चक्कर को इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। उसी तरह से सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के इसी मार्ग को पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। सूर्य ये मध्य में होता है, ये सन है। सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी एक वृत्ताकार में चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। इस दीर्घ वृत्ताकार चक्कर में, अगर ये दीर्घ वृत्ताकार आकार में चक्कर लगाती है, एक बात अपने आप ही निकल के आती है कि अच्छा ये बता दीजिए कि सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो इसका आंसर निकल कर आता है कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, औसतन 15 करोड़ किलोमीटर। जब ये बात आती है कि औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो ये दिमाग में आता है बात कि औसत बोलने का क्या आशय है। औसत का मतलब तो वो होता है कि जब एक से अधिक कोई चीज हो उसका रेशियो निकाला जाए। जैसे अगर कह दिया जाए कि 3 लोग 4 लोग हैं, कोई 10 नंबर पाया है, कोई 5 नंबर पाया है, कोई 15 नंबर पाया है, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दिया जाए तो जो आएगा वही उसका औसत होगा। तो पृथ्वी के क्षेत्र में औसत जोड़ा जा रहा है, मतलब पृथ्वी कहीं पर कम दूर होती है सूर्य से और कहीं पर ज्यादा दूर पर होती है। तो देख लिया जाए कि पृथ्वी कहां पर कम दूरी पर होती है और कहां पर ज्यादा दूरी पर होती है। पृथ्वी इस कक्षा में चक्कर लगाती है, ये है अर्थ यहां पर। अब अगर देखेंगे तो यहां पृथ्वी जब नजदीक होती है वो लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर एक बार आती है, और जब सबसे अधिक दूर होती है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। इन दोनों को जोड़कर जब भाग देंगे तो लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर 14.9 करोड़ किलोमीटर आता है। उसी को औसतन 15 करोड़ किलोमीटर मान लिया जाता है। अब इस स्थिति में आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जब पृथ्वी नजदीक आती है सूर्य के तो गर्मी अधिक होती है या फिर कम होती है। इसको जानने के लिए एक बार आप तारीखों से अवगत हो जाएं तो उसके बाद यह जानना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि किस स्थिति में कौन सी चीज आती है। तो यहां पर 3 जनवरी होता है। 3 जनवरी की स्थिति में 3 जनवरी की स्थिति में
पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीकतम स्थिति में आती है। और 3 जुलाई की स्थिति में 3 जुलाई 3 जुलाई की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे मैक्सिमम दूरी पर उपस्थित होती है, जहां इसकी दूरी मापी जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। अब ये बताइए हमको, यहां सबसे नजदीक है और यहां पर सबसे दूर है, तो इस स्थिति में सूर्य जब नजदीक होगा तो गर्मी अधिक होगी या ठंडी अधिक होगी? सामान्य सी बात है, अगर हम अलाव जलाकर बैठे, आग जलाकर बैठे, तो जितने ही नजदीक उसके रहेंगे उतनी ही अधिक गर्मी होगी, उतनी ही अधिक गर्मी हमें उष्मा प्राप्त होगी। सूर्य के केस में भी वही है, सूर्य से हमको ऊर्जा उष्मा प्राप्त होती है, तो सूर्य के जितने ही नजदीक रहेंगे उतना ही अधिक हमको उष्मा प्राप्त होगी, उतनी ही ज्यादा हमको गर्मी लगेगी। तो इस स्थिति में यहां पर पहुंचने के बाद पृथ्वी पर ज्यादा उष्मा पहुंचती है और यहां पर कम। लेकिन ये तारीखें देखने के बाद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 3 जनवरी के दिन पर 3 जनवरी के दिन पर हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड होती है और बताया जा रहा है कि यहां पहुंचने पर सबसे ज्यादा उष्मा प्राप्त होती है, और यहां पहुंचने पर जुलाई में सबसे अधिक गर्मी होती है, जबकि सूर्य से दूरी पर दिखाया जा रहा है, जबकि यहां ठंडा महसूस होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आपको ठीक तरीके से ज्ञात होना चाहिए कि पृथ्वी जब 23.5 अंश झुकी हुई है, इसका सारा फॉर्मेट मैं बना दे रहा हूं। 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन पर, पहले देख लीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन स्थितियों में पृथ्वी के सभी हिस्सों में पृथ्वी के सभी हिस्सों में दिन और रात एक समान होते हैं। यहां 21 जून तथा ये है दिसंबर, 22 दिसंबर। मौसम के परिवर्तन होने की स्थिति में है। तो सबसे ज्यादा स्थिति क्यों परिवर्तित होती है, कहां पर होती है? ये दक्षिणी, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है, इस समय पर जब 22 दिसंबर होता है। अब अगर आप पृथ्वी की स्थिति देखेंगे, पृथ्वी यही है, पृथ्वी की इस स्थिति में जब हमको बताया जा रहा है कि यहां पहुंचने पे सर्वाधिक उष्मा प्राप्त होती है और हमें ठंडी महसूस होती है, तो ठंडी हमें क्यों महसूस होती है यहां पर रहने पर? क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 अक्षांश पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वो 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण हमारा ये एक्सिस बनता है, और इस एक्सिस पर सूर्य की किरणें, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, अब यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध, अब ये देखिए, यहां से उत्तरी गोलार्ध ये हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये अगर आप देख पाए, यहां से हम ऐसे बना देते हैं, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस स्थिति में सर्वाधिक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचती हैं, जिस कारण से दक्षिण का हिस्सा ज्यादा गर्म होता है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम पहुंचने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम प्राप्त होता है हमें। वही स्थिति इस तरफ होती है, इस तरह से झुकाव इसका होता है। ये देखिए, इसका पोल इस तरफ का होता है, ये इस तरफ का पोल होता है, और इसका विषुवत रेखीय क्षेत्र यहां पर होता है, ऐसे। अब इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा उष्मा प्राप्त होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कम प्राप्त होती है,
जिस कारण से हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, जिस कारण से हमको जुलाई महीने में गर्मी प्राप्त होती है और जनवरी के महीने में सर्दी प्राप्त होती है। अब अगर इतना आप जान चुके हैं तो आप ये बता दीजिए, इतने पर अंदाजा आपको मिलेगा कि किस स्थिति में दिन और रात किस गति में होता है। पृथ्वी के अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूर्णन के कारण या सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण दिन और रात की स्थिति होती है। इस समय में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है कि किस स्थिति में दिन होता है, किस स्थिति में रात। तो पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूर्णन की स्थिति में, जब घूर्णन की गति होती है उस स्थिति में दिन और रात का होना होता है। घूर्णन की स्थिति में 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपने ही एक्सिस के, इस पोल के चारों तरफ घूमना पृथ्वी का घूर्णन गति कहलाती है। इसी के कारण दिन और रात की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो सीजन का निर्माण होता है, यानी कि ऋतुओं का निर्माण होता है। कब गर्मी, ठंडी और बरसात की स्थिति आती है, इस तरह से इसके चक्कर लगाने, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है कि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उससे पता चलता है कि ऋतु परिवर्तन लगातार होता है, जो कि 365 सही 1/4, एक चौथाई, 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। हम वैसे ही 365 दिन मान लेते हैं अपनी समझाइशी की दृष्टि से, लेकिन ये जो 365 प्लस 6 घंटे का होता है, ये अब अगले 4 वर्षों तक जाते जाते एक दिन में हो जाता है, जिसको 366 दिन मान लिया जाता है। जिसे एक दिन जो होता है उसको जोड़ दिया जाता है फरवरी महीने में, उसे लीपी वर्ष कहा जाता है। लीपी वर्ष में फरवरी 28 के बजाय 29 दिनों का होता है।